हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2018 इवेंट का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ जो सारा क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा और अपने साथ में फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है, हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। तो आपको मालूम होना चाहिए इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो 750 केवी, 750 केवी, कहीं कहीं पर 765 केवी भी देता है। तो 765 केवी या 750 केवी इंडिया के अंदर हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी देता है, मान के चलिए ये वाला ऑप्शन नहीं दिया, 400 केवी, 220 केवी, 132 दे दिया, और चौथा में नन ऑफ दिस या कुछ और दे दिया। तो अगर ये वाला ऑप्शन पहला नहीं रहेगा तो 400 केवी आपका हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 765 नहीं दिया हुआ है तो, लेकिन जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो 765 केवी ही हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है। तो यहाँ से ऑप्शन से आपका 750 केवी हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द कंडक्टर कनेक्टिंग कंज्यूमर टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूटर इज कॉल्ड। यानी आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर जो हम इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो तीन तरह का हमारे पास कंडक्टर होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एक आपका हो गया ये वाला, एक तो मेन आपका फीडर होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर होता है और तीसरा आपका कंज्यूमर टर्मिनल तक जो पहुंचता है उसको हम लोग सर्विस मेन कहते हैं। तो तीन तरह का कनेक्शन होता है, एक फीडर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा होता है सर्विस मेन। वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो फीडर जो होता है वो 11 केवी का लाइन होता है जो मेन रॉड पर रन करता है। इसके अलावा जो गली के अंदर रन करता है जहाँ पर आपका 3 फेज 4 वायर होता है, यानी हम यहाँ से 440 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स ले सकते हैं, 230 वोल्ट ले सकते हैं। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर से, यानी जो हम लोग टोका मार के अपने घर तक सप्लाई लाते हैं, अपना खुद का तार यूज़ करते हैं, ये वाला तार आपका सर्विस मेन कहलाता है जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आपके घर के एनर्जी मीटर तक लगा हुआ होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द कंडक्टर कनेक्टिंग कंज्यूमर टर्मिनल टू डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए, कंज्यूमर टर्मिनल टू डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कंज्यूमर टर्मिनल मतलब हमारे घर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक जो तार होगा वो कौन सा होगा। तो आपको पता चल रहा होगा कौन से तार की बात हो रही है, कंज्यूमर के टर्मिनल, यानी हमारे एनर्जी मीटर से डिस्ट्रीब्यूटर तक जो तार यूज़ होगा वो कौन सा तार कहलाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे घर तक जो तार यूज़ होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसको हम लोग सर्विस मेन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सर्विस मेन। बाकी फीडर डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है फीडर किसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किसको कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा, फीडर की जो रेटिंग होती है वो आपके करंट रेटिंग के अनुसार होता है और डिस्ट्रीब्यूटर का जो रेटिंग होता है वो वोल्टेज के अनुसार होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर नंबर ऑफ लोड लगा होता है तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर की जो डिज़ाइन होती है वो वोल्टेज के अनुसार होता है और इसके अंदर जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है वो लगभग ±6% अलाउ होता है कि इतना वैरी हो सकता है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। तो ये सब पॉइंट भी याद रखना, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर आर डिज़ाइन फ्रॉम द पॉइंट। देखिए यही क्वेश्चन आ गया जो अभी आपको हम बताया, डिस्ट्रीब्यूटर आर डिज़ाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को डिज़ाइन करेंगे। तो करंट रेटिंग, करंट कैरिंग कैपेसिटी, ऑपरेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो हमने आपको अभी तुरंत बताया था जो फीडर होता है उसका हम लोग डिज़ाइन करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार करेंगे और जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको वोल्टेज के अनुसार। तो वोल्टेज कहने का मतलब ऑपरेटिंग वोल्टेज नहीं बल्कि वोल्टेज ड्रॉप कितना अलाउ है इसके अंदर। तो ±6% अलाउ है तो उसी के अनुसार हम लोग डिज़ाइन करेंगे कि उससे ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं हो। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए उसके अनुसार हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर का डिज़ाइन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। बाकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी तो आपकी फिक्स होती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पिन टाइप इंसुलेटर आर जनरली यूज अप टू द वोल्टेज। पिन टाइप इंसुलेटर मालूम होगा डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से
आपका पिन टाइप इंसुलेटर होता है लगा हुआ है ना, ऊपर में थोड़ा गड्ढा होता है ग्रूव, यहाँ से कंडक्टर जाता है। तो इस तरह के इंसुलेटर को हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर बोलते हैं। इस तो पूछ रहा उसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी जनरली। तो वोल्टेज रेटिंग जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो तो 11 kV पर करते हैं, लेकिन कहाँ तक किया जा सकता है जनरली यूज़ अप टू द वोल्टेज लेवल, यानी कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, तो वो 33 kV तक यूज़ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पिन टाइप इंसुलेटर जनरली यूज अप टू द वोल्टेज 33 kV। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन के अंदर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रिंग सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज डिपेंडेंट। स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपको मालूम होगी, नहीं मालूम है तो इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर हमने बहुत सारे इंसुलेटर को, नंबर ऑफ़ इंसुलेटर को आपस में स्ट्रिंग में कनेक्ट किया है। तो इस तरह का जो इंसुलेटर आपस में कनेक्टेड होता है इसको हम लोग सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहते हैं, और जो स्ट्रिंग बनता है उसको सस्पेंशन स्ट्रिंग कहा जाएगा, और इसकी जो इफ़िशियंसी होगी उसको हम लोग स्ट्रिंग इफ़िशियंसी कहेंगे। इस तरह डिनोट किया जाता है स्ट्रिंग इफ़िशियंसी को। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है स्ट्रिंग इफ़िशियंसी किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, यानी आपको मालूम होगा स्ट्रिंग इफ़िशियंसी हमने आपको बताया हुआ है, वीडियो देखिएगा। थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि जितना नंबर ऑफ डिस्क इसमें कनेक्ट करेंगे उसके अनुसार स्ट्रिंग इफ़िशियंसी पुअर होती जाती है, घटती जाती है। क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ पर जो कंडक्टर इसका वोल्टेज का जो स्ट्रेस होगा वो नज़दीक वाले कंडक्टर पर ज़्यादा होगा और दूर वाले पर कम इस पर प्रभाव पड़ता है। तो नज़दीक वाला जो इंसुलेटिंग डिस्क है उस पर टेंशन ज़्यादा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, उसके फेलवर होने का चांस ज़्यादा होगा, जबकि बाहर वाला ये दूर है उस पर कम होगा। तो इस प्रकार यानी इंसुलेटर बराबर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बराबर स्ट्रेस नहीं पड़ता है, और इसी यानी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को मेज़र करने का जो प्रक्रिया है, मेथड, उसी को हम लोग स्ट्रिंग इफ़िशियंसी कहते हैं। अगर बराबर बराबर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपकी 100% है, मैक्सिमम है। इस पर ज़्यादा हो रहा है, दूर वाले पर वोल्टेज कम स्ट्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है और स्ट्रिंग एफिशिएंसी पुअर है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है स्ट्रिंग एफिशिएंसी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर डिपेंड, किस पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ इंसुलेटर पर, नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग पर, साइज ऑफ टावर पर, और दिया हुआ ऑप्शन में ए एंड सी यानी साइज और साइज ऑफ टावर पर। तो साइज ऑफ टावर पर डिपेंड नहीं करता, नंबर यहाँ पर स्ट्रिंग से सिर्फ हमको मतलब है, यानी डिस्क से मतलब है, टावर से मतलब नहीं है। तो ऑप्शन सी गलत हुआ, ऑप्शन सी गलत है, यानी डी भी गलत हुआ। बचा आपका साइज ऑफ इंसुलेटर, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका बी, नंबर ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला भी देखिएगा, वहाँ पर फॉर्मूला भी हमने लिखा हुआ है, ये इन्वर्सली के अंदर होता है। नंबर ऑफ डिस्क, जितना नंबर ऑफ डिस्क ज़्यादा बढ़ेगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी उतनी पुअर होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, नंबर ऑफ डिस्क इन स्ट्रिंग। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में, इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वी जनरली यूज़, कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको मालूम होगा हम लोग ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन में आपने पढ़ा होगा, सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक ही है टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो उसके अंदर ACSR कंडक्टर का यूज़ करते हैं हम लोग। फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, स्टील रेनफोर्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर बीच में सेंटर में स्टील का कोर ले लेते हैं, जिससे हमको मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा मिल जाता है। बाकी हम लोग इस पर एल्युमिनियम का लेयर, एल्युमिनियम का स्टैंड चढ़ाते हैं, जिससे हमको बेटर कंडक्टिविटी मिल जाती है। इसके अलावा हम लोग इसको स्टैंड के अंदर यानी पतला पतला तार हम लोग यूज़ करते हैं, तो इससे हम लोग को फ्लैक्सिबिलिटी बेटर मिल जाती है, और इस तरह का यूज़ करने से स्किन इफेक्ट भी हमारा रिड्यूस, तो बहुत सारे एडवांटेज हमको मिलता है। तो ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं, तो ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, जिसके अंदर एल्युमिनियम और स्टील दोनों यूज़ होता है। एल्युमिनियम से हमको बेटर कंडक्टिविटी मिल जाती है और स्टील से हमको अच्छा मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ACSR कंडक्टर हुआ।
सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है, बिटवीन टू सपोर्ट ड्यू टू द सैग द कंडक्टर टेक द फॉर्म ऑफ, किस तरह का शेप लेता है। सेमी सर्कल यानी पूरा अर्ध सर्कल, काट दीजिएगा तो आधा इस तरह का शेप बन जाता है। सैग जब होगा तो कैटेनरी शेप, हाइपरबोला शेप, तो आपको मालूम होगा कैटेनरी शेप बनता है। कैटेनरी किसको कहते हैं, एकदम हल्का सा कर्व बनेगा इस तरह का। तो यहाँ पर दो पोल होता है और बीच में कंडक्टर हल्का सा लटका हुआ झुका हुआ होगा, तो इस तरह का जो शेप होता है इसी को हम लोग कैटेनरी शेप कहते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा रहता तो हाइपरबोला या पैराबोला बनता, लेकिन कैटेनरी शेप का हमारा बनता है क्योंकि हल्का सैग होता है। सैग क्या है वो भी आपको मालूम होगा। तो कंडक्टर के अंदर जो लूजनेस होता है, ढीलापन होता है, उसी को हम लोग सैग कहते हैं। या डिफिनेशन के हिसाब से पढ़ें तो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ टावर एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। यानी हाइट ऑफ सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ कंडक्टर एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही सैग होगा। तो इसका शेप कैसा बनता है, तो कैटेनरी शेप बनता है। बी इसका हो गया सातवां क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वुडन पोल आर यूज एज ए लाइन सपोर्ट। वुडन मतलब लकड़ी का पोल, कितने वोल्टेज तक यूज़ किया जाएगा। वुडन पोल आर यूज एज ए लाइन सपोर्ट फॉर वोल्टेज अप टू, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी 22 kV 11 kV तक ही यूज़ करते हैं हम लोग जनरली, लेकिन किया जा सकता है कितना वोल्टेज अप टू कितना कर सकते हैं हम लोग, तो 22 kV तक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पर फिर हम लोग RCC पोल या आयरन पोल ये सब यूज़ करते हैं। तो लकड़ी का पोल तो आजकल जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर किया जाता था पहले तो वो 22 kV तक किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोरोना इज़ इफेक्टेड। कोरोना आपको मालूम होगा, वो वाला कोरोना नहीं जो अभी चल रहा है, कोरोना इसके अंदर यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के अंदर कोरोना की बात हो रही है। तो कोरोना इज़ इफेक्टेड तो किसकी वजह से इफेक्ट होगा, साइज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का साइज़ क्या है, शेप एंड सरफेस कंडीशन ऑफ कंडक्टर, तीसरा ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो आपने अगर कोरोना पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोरोना के ऊपर भी डिटेल वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पर, आप जाकर देख लीजिए। कोरोना डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे दोनों का, स्ट्रिंग इफ़िशियंसी का भी और कोरोना का भी, दोनों चेक कर लीजिएगा। दोनों टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बहुत आता है इससे। तो कोरोना पूछ रहा है क्या है, तो कोरोना साइज ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। यदि कंडक्टर का साइज बहुत पतला कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो कोरोना उसमें ज़्यादा होगा। दूसरा शेप, शेप का मतलब बेंडिंग आप ज़्यादा कर दे रहे हैं, टर्न्स बहुत ज़्यादा कीजिएगा, तो यहाँ पर जो यानी बॉन्ड जहाँ पर होता है, टर्निंग ज़्यादा होता है, वहाँ पर क्या होगा, आपका कोरोना ज़्यादा पर होगा। इसके अलावा आपका सरफेस कंडीशन, यानी डर्टी है या पूरा अच्छा है, चिकना है, स्मूथ है, तो अगर डर्टी होगा या आपका रफ सरफेस होगा तो उस पर कोरोना अपेयर यानी आयोनाइजेशन आसानी से हो जाता है और कोरोना जल्दी अपेयर होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए इसकी ये सॉरी कोरोना इफेक्ट आपका सॉलिड कंडक्टर और ACSR में से किस पे ज़्यादा होगा, तो ACSR में कोरोना ज़्यादा होता है क्योंकि आपका रफ सरफेस इसका होता है। टेढ़ा मेढ़ा देखिएगा, ऊपर बंडल टाइप का होगा, यानी कि मुड़ा हुआ टाइप का, तो रफ सरफेस होने की वजह से कोरोना अपीयरेंस ज़्यादा होगा सॉलिड यानी या स्मूथ सरफेस की तुलना में, चिकना सरफेस की तुलना में ACS। तो आपका सरफेस पे भी डिपेंड करेगा, शेप पे भी डिपेंड करेगा, साइज और ऑपरेटिंग वोल्टेज तो मेन कॉज ही है। वोल्टेज की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतना ही कोरोना आपका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये सारा ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया, ऑल ऑफ द एबव। ये 9 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो मीडियम लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो जब ट्रांसमिशन लाइन आपने आपका डिफरेंट मेथड पढ़ा होगा आपने, नॉमिनल टी मेथड, पाई मेथड, तो इन सारे मेथड के लास्ट में एक होता है हम लोग ABCD पैरामीटर के बारे में, यानी जो पूरा ट्रांसमिशन लाइन है आपने नेटवर्क के अंदर पढ़ा होगा, जैसे आपने Z नेटवर्क, Y नेटवर्क पढ़ा है, उसी तरह एक ABCD पैरामीटर, ABCD नेटवर्क भी होता है। तो ये पूरा ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या करते हैं, एक ABCD नेटवर्क की तरह कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम एंड नॉमिनल T और नॉमिनल पाई में अलग अलग जगह पर ABCD के अंदर क्या क्या रिलेशन होगा।
तो आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है मीडियम लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ए का रिलेशन क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो ए आपने अगर कैलकुलेशन पढ़ा होगा तो ए बराबर होता है डी के, ठीक है, ए डी के बराबर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कितना होगा। तो वी के मेहता के अंदर तो 50 ही किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन आपका जे बी गुप्ता के अनुसार अप टू 80 किलोमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 80 किलोमीटर तक का जो लेंथ होगा उसको हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लेंगे। इसके अलावा 80 से ज़्यादा होगा तो आपका फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगा। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन हो गया। 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे अच्छा सबसे सस्ता और इकोनॉमिकल सिस्टम कौन सा है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल फेज एसी, थ्री फेज एसी, थ्री फेज 4Y। तो आपने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये कंपैरिजन का। तो सबसे अच्छा और सबसे जो इकोनॉमिकल सिस्टम होता है वो डीसी सिस्टम होता है। और एसी की अगर बात करें तो एसी में आपका 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है, लेकिन सारा का अगर कंपेयर किया जाए तो डीसी आपका सबसे अच्छा इकोनॉमिकल होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। लेकिन हम लोग अगर प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली हम लोग ये वाला सी सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी 3 फेज 3 वायर सिस्टम। तो इसका अपना एडवांटेज होता है, जैसे हम लोग 3 फेज सिस्टम के अंदर ज़्यादा पावर हम लोग डिलीवर सेंड कर सकते हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, तो इसका अपना फीचर होता है। तो जिसकी वजह से हम लोग 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज़ करेंगे। लेकिन इकोनॉमिकल पैसे की बात किया जाए तो आपका डीसी सिस्टम आपका ज़्यादा प्रीफरेबल होगा, मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है द डोमेस्टिक कंज्यूमर आर सप्लाइड द पावर, कितने वोल्टेज पर पावर सप्लाई होगी। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो गया, 220 वोल्ट पर होता है। तो कहीं कहीं पर 230 भी देता है, तो आप इसको एक बार रीचेक कीजिएगा और ऑप्शन में हमको करेक्ट आंसर बताइएगा जो आपने चेक करके बुक के अनुसार रेफरेंस के साथ। हमारे हिसाब से इसका आंसर ए होगा, 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन एसी ट्रांसमिशन लाइन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो करंट है, वोल्टेज है, पावर फैक्टर है। तो आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा यानी यूनिट 1 के अंदर ट्रांसमिशन के अंदर एक फार्मूला वॉल्यूम निकालने का था। तो वॉल्यूम निकालने में हम लोग क्या देखा था, वोल्टेज और कॉस फाई। जब एसी सिस्टम की बात करते हैं तो कॉस फाई भी आ जाता है। डीसी सिस्टम रहेगा तो पावर फैक्टर नहीं रहेगा, लेकिन एसी सिस्टम में वॉल्यूम जो होगा वो वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ने पूछ रहा है आपसे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ पर होता है, वॉल्यूम। तो आपका वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वोल्टेज के तो स्क्वायर के टर्म में इन्वर्सली होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया, यानी बोथ बी एंड सी वोल्टेज और पावर फैक्टर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 है फ्यूज़ एलिमेंट शुड है। फ्यूज़ एलिमेंट कैसा होगा, क्या प्रॉपर्टी उसकी। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो बच्चा को भी आंसर मालूम होना चाहिए कि फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट हो वो ऑलवेज क्या रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी जल्दी से वो पिघल जाए और बाकी सारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करे, बचाए। तो फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज लो होगा सिस्टम के वायर से, सिस्टम की वायरिंग से। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है करेंट ट्रांसफार्मर कैन बी यूज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी किस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग करेंट ट्रांसफार्मर को लगाएंगे। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे काम करता है, इस पर सेपरेट वीडियो बना हुआ है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर सारा चीज़ पर सब स्टेशन के अंदर टॉपिक है, तो आप चाहिएगा तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है करंट ट्रांसफार्मर किसके साथ कनेक्ट होगा। तो सीटी का काम क्या है, एक करंट की वैल्यू को, यानी ट्रांसमिशन के अंदर जो करंट की वैल्यू होता है उसको नॉन रेशियो के अंदर चेंज करना। तो एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है जिसके अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, एक नॉन रेशियो के अंदर घट जाती है। और करंट की रेशियो जब घट जाएगी तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे, और हम लोग करंट की वैल्यू को आसानी से मेज़र कर पाएंगे।
तो यहाँ पर पूछ रहा किसके साथ लगाएंगे, तो ऑब्वियस बात है करंट ट्रांसफार्मर किसके साथ, एमीटर के साथ लगा हुआ होगा। पीटी रहेगा तो वोल्ट मीटर के साथ लगा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर सीटी की बात हो रही तो एमीटर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 16-17 नंबर क्वेश्चन। सब स्टेशन इज एन असेंबली ऑफ apparatus टू कंट्रोल। असेंबली कहने का मतलब किस किस चीज़ से, सब स्टेशन इज़ एन असेंबली ऑफ apparatus टू कंट्रोल, किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सब स्टेशन का उपयोग करते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, द एनर्जी सप्लाई फॉर लोकल एरिया, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, ये सारा काम हम लोग ट्रांसमिशन सब स्टेशन की सहायता से करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया, ऑल ऑफ द एबव। यह सब स्टेशन का एक डिफिनेशन ये भी बोला जाता है, सब स्टेशन इज ए प्लेस वेयर वी हैव टू असेंबल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट to change the characteristics of electrical energy such as frequency, voltage, current, AC to DC और DC to AC etc। यानी हम लोग सब स्टेशन को उपयोग करेंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर इन सारे चीज़ को चेंज करने के लिए करते हैं, साथ साथ इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने में। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगा सब स्टेशन में, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है बस बार इज रेटेड बाई, बस बार आपका रेटेड होगा किस पर, करेंट पर, दूसरा करेंट एंड वोल्टेज ओनली, करेंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ द। तो एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना, ऑल ऑफ द एबव कब होगा, जब एक दूसरा ऑप्शन दूसरे से आपका कोलाइड नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, क्लैश नहीं हो रहा आपस में, तब। लेकिन देखिए यहाँ पर क्लैश हो रहा है। पहला ऑप्शन पूछ रहा है करंट ओनली और दूसरा बोला करंट एंड वोल्टेज ओनली, तो दोनों में से कोई एक ही होगा, यानी ये तो गलत है। तो इनमें से देखते हैं तीनों में, तो करंट है, वोल्टेज और तीसरा है फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, यानी जो बस बार होता है उसकी करंट रेटिंग भी होती है, वोल्टेज भी होती है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। करंट रेटिंग कहने का मतलब कितना करंट हम उससे ले सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्ट करेंगे, लेकिन कितना कनेक्ट कर सकते हैं उसकी भी रेटिंग होगी। वोल्टेज तो कांस्टेंट वोल्टेज पर काम करता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, इसके अलावा कहीं कहीं पर फेज़ एंगल भी देता है। तो बस बार का फेज़ एंगल भी फिक्स होता है, यानी RY 3 फेज सिस्टम बोलेंगे तो R के लिए ये सेपरेट बस है, Y के लिए अलग और B के लिए अलग, इसका अपना एंगल, इसका अलग, इसका अलग। तो आपका करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज़ एंगल ये सारा चीज़ बस बार का रेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेज़ एंगल नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो गया। और चारों दे देता तो 4 वाला आपका सही ऑप्शन होता, ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बस बार से आपका करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी यह सारा चीज़ ध्यान में रखना होता है, रेटिंग में लेंगे हम लोग, कंसीडर करेंगे। तो सी हो गया इसका करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आइसोलेटर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग, किस चीज़ को ब्रेक करने का काम करता है आइसोलेटर। तो आइसोलेटर तो आपको याद होगा, आइसोलेटर हमेशा ऑलवेज किस पर काम करता है, तो नो लोड कंडीशन पर काम करेगा। नो लोड कंडीशन पर ऑपरेट होगा, ओपन होगा। लेकिन नो लोड कंडीशन पर ऐसा नहीं कि करंट ज़ीरो होगा, करंट ज़ीरो नहीं होता, बल्कि चार्जिंग करंट यहाँ पर अवेलेबल होता है, यानी ये कैपेसिटर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्जिंग करंट फ्लो होगा। तो ऑप्शन में पूछा दिया हुआ है फॉल्ट करंट पर यह काम करता है, तो नहीं, फॉल्ट करंट पर सर्किट ब्रेकर काम करता है। लोड करंट पर काम करता है, तो लोड करंट पर भी नहीं करता है। चार्जिंग करंट पर करता है, तो सही है, चार्जिंग करंट पर काम करता है ये आइसोलेटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेन रिक्वायरमेंट इन द लेआउट ऑफ इंडोर सब स्टेशन। इंडोर सब स्टेशन का प्राथमिक जो है कंसिडरेशन क्या है, मेन रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, अर्थिंग है, केबल टेंच यानी केबल को टेंच करना, बिछाना, ये आपका मेन काम है अंडरग्राउंड केबल में। तो इसका करेक्ट आंसर अर्थिंग हो गया, यानी मेन लेआउट ऑफ इंडोर सब स्टेशन के अंदर मेन रिक्वायरमेंट अर्थिंग का होता है कि अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो अर्थिंग आपका सही, ऑप्शन बी हो गया सही आंसर हमारे हिसाब से। लेकिन इसको आप फिर भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, और कहीं से हो सकता है तो इसका ऑप्शन बी हम सही मार रहे हैं, सही कंसीडर कर रहे हैं। बाकी आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गया ट्रांसमिशन से। आई होप बहुत आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।